हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब सेफ होंगे। तो आइए आज का टॉपिक करते हैं शुरू। आज का अपना टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण या व्यवहार के पक्ष, कार्यक्षेत्र या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लूम का वर्गीकरण या व्यवहार के पक्ष, कार्यक्षेत्र या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। आगे देखिए, ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य। जो प्रोफेसर ब्लूम थे वो अमेरिका के शिक्षक थे भाई। उन्होंने मतलब इसकी ब्लूम टैक्सोनॉमी का निर्माण किया है। प्रोफेसर ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने से पहले उनके विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका में शिक्षा सत्र को सुधारने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे महाविद्यालय व विश्वविद्यालय परीक्षकों की समिति कहा गया। प्रोफेसर ब्लूम ने उन सिफारिशों या समिति को शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया। प्रोफेसर बीएस ब्लूम का पूरा नाम है भाई बेंजामिन ब्लूम, और उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ उन्होंने जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा है। जो उनके एरिया हैं, फर्स्ट है संज्ञानात्मक, सेकंड है भावात्मक और थर्ड है क्रियात्मक। जो संज्ञानात्मक और जो भावात्मक हैं वे तो ब्लूम के और उनके सहयोगी उनके साथ है, लेकिन जो क्रियात्मक है उनका जो एरिया वह ब्लूम ने नहीं दिया है। यह आगे चलकर हैरो और सिम्पसन ने दिया है। देखिए, जो संज्ञानात्मक है वह अपने हेड से रिलेटेड होता है, दिमाग से, और जो भावात्मक होता है वो अपने हार्ट से रिलेटेड होता है। संज्ञानात्मक को क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव, और भावात्मक को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। और जो नेक्स्ट है ये क्रियात्मक है, इसको बोलते हैं डूइंग हेड, इसको साइकोमोटर भी बोलते हैं। तो यह जो संज्ञानात्मक है, यह पहला जो एरिया है यह सिर्फ ब्लूम ने दिया है, सिर्फ ब्लूम ने। लेकिन जो उनका जो भावात्मक एरिया है वह उन्होंने कर्थवाल और मारिया के साथ मिलकर दिया है ये सिद्धांत। और जो क्रियात्मक है यह ब्लूम का नहीं है। इसको ब्लूम का समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन क्रियात्मक जो उद्देश्य है वो आगे चलकर हैरो और सिम्पसन ने दिया है। तो आइए, जो ब्लूम के जो 2 एरिया हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक, इनको आगे समझते हैं। पहला है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, कॉग्निटिव एरिया, जो हेड से रिलेटेड होता है, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। यह 1996 में दिया गया है। इसके 6 स्टेप हैं। पहला भाई ज्ञान, नॉलेज, बोध, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग, एप्लीकेशन। फोर्थ है विश्लेषण, एनालिसिस, और संश्लेषण, सिंथेसिस, और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जो संज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 स्टेप हैं, उनमें पहला स्टेप है भाई ज्ञान। ज्ञान क्या है? व्हाट इज ज्ञान? नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? देखिए, विद्यार्थी सबसे पहले ज्ञान को जो का तो ग्रहण करते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थी जो हैं वो सबसे पहले नॉलेज ग्रहण करते हैं टीचर द्वारा। जैसे उसने 2 का पहाड़ा सीख लिया, वह उसमें कोई फेरबदल नहीं करता है, वह उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, वह ज्ञान कहलाता है। देखिए, इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले जो टीचर होता है वह विद्यार्थी को ज्ञान देता है भाई। वो उसे 2 का टेबल सिखा देता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके वो उसको 2 का टेबल बिल्कुल याद करवा देता है। और विद्यार्थी है वह उसको उसी रूप में ग्रहण कर लेता है। वह 2 2 जा 4, 2 2 जा
2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वह उसी रूप में उसको ग्रहण कर लेता है। यह सत्र क्या कहलाता है भाई? यह सत्र ज्ञान कहलाता है कि वह जो टीचर उसको सिखाता है वो उसी को उसी रूप में ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है बोध। देखिए बोध को कैसे, इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बोलते हैं। जो ज्ञान विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया है उसके बाद वह उन तथ्यों को जोड़ना प्रारंभ कर देता है। जैसे उसने 2 का पहाड़ा तो सीख लिया, उसके बाद 2 दूनी 4 कैसे हुआ, तो वह 2 गुना 2 4 सीखता है। यह उसका बोध सत्र है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है वही उसका। वह अंडरस्टैंड कर लेता है, ज्ञान तो सीख लेता है, उसके बाद वह अपने दिमाग से उसको 2 दूनी 4 उसको टीचर सिखाता है कि 4 कैसे आया भाई, कि 2 2 जा 4 हो गया भाई। तो वह ज्ञान द्वारा उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उसको सीखता है ज्ञान ग्रहण करने के बाद। ये जो सत्र हैं ये आगे पीछे नहीं होते भाई, ऐसे ही आते हैं जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए प्रयोग। प्रयोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एप्लीकेशन। प्रयोग का मतलब है इसमें विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे जैसे पहाड़े से वह गणित के सवाल निकाल सकता है, पैसे का हिसाब लगा सकता है। शिक्षण का एक उद्देश्य अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना भी है कि वह उसको व्यवहार में प्रयोग करना शुरू कर देता है भाई। जैसे उसने 2 का पहाड़ा यहाँ पे सीख लिया, उसने 2 गुना 2 कैसे हुआ भाई 4 सीख लिया उसने। उसके बाद क्या किया उसने? उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसका प्रयोग उसने पैसे का हिसाब लगाने में किया, गणित के सवाल निकालने में उसने 2 के पहाड़े का प्रयोग किया। तो वह इस सत्र पर आकर वह क्या करता है भाई? प्रयोग करना सीख लेता है उस चीज़ का। नेक्स्ट है विश्लेषण। विश्लेषण को क्या बोलते हैं भाई? देखिए विश्लेषण में क्या कहते हैं? इस सत्र पर बच्चा अपने सीखे हुए ज्ञान से सामग्री को छोटे छोटे खंडों में बांट लेता है। उसे पहले तीनों सत्रों का ज्ञान आवश्यक है कि भाई उसको पहले 3 सत्र है ना, जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, उसको पहले 3 सत्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बाद ही वह विश्लेषण पर पहुंचता है। खंडों में बांटने से सामग्री सरल हो जाती है। जैसे उसे गणित में भाग देना है तो वह बड़ी संख्या से भाग न देकर पहले छोटी संख्या से उसकी शुरुआत करता है, क्योंकि वह उसके लिए सरल हो जाती है। विश्लेषण में वह क्या करता है भाई? सामग्री को छोटे छोटे खंडों में बांट लेता है कि जिससे वह उसको समझने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए भाई संश्लेषण। संश्लेषण क्या है? इस सत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे सृजनात्मक भी कहते हैं। खंडों में विभाजित सामग्री को इकट्ठा करके उसे जोड़ना तथा कुछ नया बनाना संश्लेषण कहलाता है। जैसे गणित की किताब लिख देना। वैज्ञानिक सीखे हुए ज्ञान को सृजनात्मक रूप देते हैं। इंजीनियर नए तरह के आविष्कार बना देते हैं। संश्लेषण को सृजनात्मक कहते हैं भाई। सृजनात्मक कि भाई सीखे हुए ज्ञान को अपने माइंड द्वारा सर्जन करना, कुछ नया क्रिएटिव करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है इस अनुदेशनात्मक उद्देश्य का। नेक्स्ट देखिए मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? अनुदेशनात्मक में इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है कि छात्र में ओवरऑल क्या सीखा, उसे उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसने कितना सीखा है, वह शिक्षण के द्वारा इस योग्य बन सके कि वह ज्ञान के महत्व को समझ सके। कि मूल्यांकन होता है भाई उसका, इवोल्यूशन होता है उसका। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में इसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। ओवरऑल उसकी सारी परफॉर्मेंस मूल्यांकन में देखी जाती है कि उसने कितना सीखा है। नेक्स्ट है भाई भावात्मक उद्देश्य। जो ब्लूम का जो अगला था उद्देश्य का एरिया वह है भावात्मक। ये अपने हार्ट से रिलेटेड होता है। इसमें इनके सहयोगी हैं, ब्लूम तो थे ही, उसमें कथवाल और मारिया, इनके 2 सहयोगी हैं। इनके साथ तीनों ने मिलकर भावात्मक उद्देश्य का निर्माण किया है। इसमें ब्लूम कहते हैं कि भाई सिर्फ कॉग्निटिव संज्ञानात्मक से शिक्षण पूरा नहीं होता, उसमें भावात्मक उद्देश्य भी होना चाहिए कि एक स्टूडेंट है वह
टीचर के साथ भावात्मक रूप से भी जुड़ा होना चाहिए, तभी उसकी लर्निंग पूरी होती है। इसमें फर्स्ट देखिए ग्रहण, रिसीविंग और अटेंडिंग। सेकंड है अनुक्रिया, रिस्पोंडिंग। थर्ड है आकलन, वैल्यूएशन। फोर्थ है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ है मूल्यों द्वारा चरित्र निरूपण, करेक्टराइजेशन बाय ए वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है देखिए ग्रहण करना। शिक्षक बच्चों को इस स्तर पर लेकर जाता है कि वह ज्ञान को ग्रहण कर सके। छात्र में भावात्मक लगाव को उत्पन्न करना होता है। जैसे यदि शिक्षक कबीरदास के दो का अर्थ स्पष्ट करता है तो वह पहले उन्हें भावात्मक रूप में उनको जोड़ता है। ये क्या कह रहा है कि भी जो टीचर है वो बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही प्रदान नहीं करता, वह उनसे लगाव भी रखता है। जैसे वो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दिया मिलाए। इस दो का अर्थ स्पष्ट करके शिक्षक पूछता है कि आप किसे महान मानते हैं। शिक्षक का उद्देश्य है कि छात्र उसके समस्त भावों को ग्रहण कर ले, कि भाई शिक्षक का जो उद्देश्य है कि भाई वो उसके भावों को ग्रहण कर ले गुरु गोविंद के रिश्ते के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए अनुक्रिया, रिस्पोंडिंग। अनुक्रिया में क्या कह रहा है अभी, इसमें छात्र ज्ञान प्राप्त करके रिस्पोंडिंग देना शुरू कर देता है। वह शिक्षक से प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसका उत्तर देता है। इस प्रकार विद्यार्थी की रुचि का भी पता चलता है तथा उसके मूल भाव को ग्रहण भी करता है। वह रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है भाई। जब और उसकी रुचि भी बढ़ती जाती है, उसमें उसका ध्यान भी लगता है, तो वह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है विद्यार्थी टीचर को। नेक्स्ट देखिए आकलन। आकलन में क्या होता है, इस स्तर पर विद्यार्थी गुरु शिष्य के सारे भावों को ग्रहण कर लेता है। जो मूल्य शिक्षक उन्हें देना चाहता है वह उनको स्वीकार करता है, उनके प्रति लगाव पैदा करता है तथा विद्यार्थी को वह स्वीकार्य होते हैं। कि भाई जो टीचर है वो गुरु शिष्य के माध्यम से उसको ज्ञान देता है और जो मूल्य शिक्षा उसे प्रदान करता है और जो विद्यार्थी को स्वीकार्य होती है। आकलन में ये बातें आएंगी। इसके बाद है देखिए संगठन। संगठन का देखिए आगे, इस स्तर पर विद्यार्थी सीखे हुए मूल्य को व्यवहार में प्रयोग में लाता है। शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वह सामाजिक हित होता है। उसमें ऐसे छात्र में ऐसे गुणों को विकसित कर सामाजिकता की भावना को जगाना है। जैसे कबीरदास के दोहे के माध्यम से वह गुरु या शिक्षक के प्रति भी वैसी ही श्रद्धा रखता है जो विद्यार्थी का एक सामाजिक गुण भी होता है। कि उसमें एक सामाजिक गुण को भी टीचर उसमें पैदा करता है गुरु शिष्य के रिश्ते के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए पांचवा है मूल्यों द्वारा चरित्र निरूपण। इस स्तर पर शिक्षक मूल्यों द्वारा अपने विद्यार्थी के चरित्र निरूपण में सहायता करता है। यदि विद्यार्थी उन्हें अपने जीवन में डाल लेता है तो वह निश्चय ही उसमें सुखद परिवर्तन होता है। वह दुर्गुणों को त्याग कर सच्चा मानव बनता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि मूल्यों द्वारा चरित्र निरूपण। मूल्य द्वारा चरित्र निरूपण भी टीचर का ही कार्य होता है कि वह किस प्रकार उसके अपने स्टूडेंट के चरित्र को विकसित करता है। वह उसको ज्ञान देता है, उसके मूल्यों को मतलब उजागर करने का प्रयास करता है, उसे नैतिक मूल्य सिखाता है। वह निश्चय ही मतलब अगर विद्यार्थी उनके ज्ञान को ग्रहण करके, उनके मूल्यों को ग्रहण करके अगर वह अपने जीवन में डालता है तो उसमें निश्चय ही सुखद परिवर्तन होते हैं और वह एक सच्चा मानव बन जाता है। देखिए इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में नैतिक विकास, सद्वृत्तियों के विकास आदि के लिए भावात्मक अनुक्षेत्र के शिक्षण उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। देखिए आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है भाई। तो एक बार ब्लूम के इस टैक्सोनॉमी को एक बार आप ज़रूर रिवाइज कीजिए और इसके जो स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप उनको एक बार याद ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।